सदानंद पुणेकर के जिस्म में हरकत हुई। बड़ी शिद्दत से उसने आंखें खोलीं तो उसे कड़ियों वाली छत यूं हिलती डुलती लगी जैसे उसके ऊपर आकर गिरने वाली हो। छत दिखाई देने की वजह से ही उसे एहसास हुआ कि वो फर्श पर ढेर था। उसने कई लंबी लंबी सांसें लेकर अपने में ताकत बटोरी और फिर झूमता झामता उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दो लड़खड़ाते कदम आगे बढ़ाकर मेज़ के करीब पड़ी कुर्सी पर ढेर हुआ। उतने में ही उसकी ताकत चुक गई। उसकी सनसनाती कनपटियों में खोपड़ी में खून और धाड़ धाड़ करके बजने लगा। फिर सबसे पहले उसे यही एहसास हुआ कि वो वहाँ अकेला था। क्यों क्यों अकेला था? वो कहाँ गई? चली गई? क्यों चली गई? उसने तो कोठारी के लौटने तक वहीं रहना था, उस पर निगाह रखनी थी, फिर भी चली गई। कोई खास वजह? तब उसे एहसास हुआ कि उसका सर बंधा हुआ था। उसने माथे पर से रुमाल को पकड़कर खींचा तो उसकी गांठ खुल गई और वो हाथ में आ गया। लाल रंग का रुमाल। सर के पीछे वाले भाग को जहाँ नब्ज बज रही थी उसने दो उंगलियों से छुआ। उंगलियों को सामने लाकर उसने उन पर निगाह डाली तो उस अपने पोरों को लाल रंग में रंगा पाया। ओह, तो ये वजह थी नमिता की गैर मौजूदगी की। वो घायल था और वो उसके लिए किसी इमदाद की तलाश में गई थी। तो लौटी क्यों नहीं? उसे खुद अपना सवाल नाजायज़ लगा। उसे कहाँ मालूम था कि वो कब गई थी? क्या पता वो बस अभी गई हो, और ऐसा था तो इतनी जल्दी कैसे लौट पाती? उसने फिर अपने जख्म को छुआ। किस हालत में था वो? क्या मर रहा था? आंखों के आगे अंधेरा तो छा रहा था। आंखें खुली रहने के लिए उसे भारी मेहनत तो करनी पड़ रही थी। क्या करे? उसने मेज़ पर निगाह डाली। मेज़ पर धूल की परत चढ़ी हुई थी। अपनी मूंदती आंखों से कभी देखता कभी ना देखता तो वो खून से सनी अपनी उंगली से मेज की धूल में अक्षर बनाने लगा। उस काम को अंजाम दे चुकने के बाद उसने धुंधलाई आंखों से नतीजे का मुआयना किया। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कुराहट आई। फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसका माथा भड़ाक से मेज से जाकर टकराया। धमक से मेज पर पड़ा वो पानी का गिलास उलट गया जिसमें से उसने तब पानी का घूंट भरा था जब वो वहाँ अकेला था। पानी मेज़ पर यूं बहा कि उसके बनाए अक्षर में से दो मिट गए। मेज़ पर लिखा रह गया, कोठारी, नमिता को। और फिर उसकी चेतना लुप्त हो गई। एडवोकेट गुंजन शाह के पुलिस स्टेशन के लॉकअप के बाजू में बने मुलाकाती कक्ष में नमिता पुणेकर से मुलाकात हुई। नमिता की सूरत पर हवाइयाँ उड़ रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि लॉकअप में गुजरी एक ही रात उस पर बहुत भारी पड़ी थी। पिछली रात सब लोग सदा के खुफिया ठिकाने पर पहुंचे थे तो उन्होंने उसे वहां मरा पड़ा पाया था। फिर फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट वगैरह वहां तलब किए गए थे। अब पुलिस की वो रूटीन शुरू हुई थी जो कि वैसे किसी केस की तहकीकात में ज़रूरी होती थी। रात के 2 बजे इंस्पेक्टर नगरकर उसे और कोठारी को लेकर थाने लौटा था और उन्हें जनाना और मर्दाना लॉकअप में बंद कर दिया था। सुबह उसने उन पर इतना एहसान ज़रूर किया था कि उन्हें एक एक टेलीफोन कॉल करने की इजाज़त दे दी थी। उस इजाज़त का फ़ायदा उठाकर नमिता ने एडवोकेट गुंजन शाह को कॉल लगाई थी और अपनी हालत बयान की थी। शाह के वहां पहुंचने से पहले इंस्पेक्टर नगरकर ने कई बार उससे बात की थी और उसे समझाया था कि जुर्म के इकबाल में ही उसकी गति थी। जाहिर था कि ऐसा उसने कोठारी को भी समझाया था, लेकिन वो खुद वकील था, ऐसे किसी झांसे में क्यों कराता? इसलिए सॉफ्ट टारगेट जानकर नगरकर नमिता को अपना निशाना बनाए रखा हुआ था, लेकिन नमिता की ज़बान नहीं खुलवा पाया था। कम से कम उस मामले में नमिता ने अपने एडवोकेट की हिदायत पर 100% अमल किया था। वो सुबह सवेरे ही शाह की आमद की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वो दोपहर के करीब आया। तुम्हारे केस को स्टडी किया, हालत का जायज़ा लिया और तब आया हूँ, वो संजीदगी से बोला। क्या जायज़ा लिया? इस बार मामला गंभीर है। पहली बार की तरह इस बार ये लोग मेरी लफाजी से मात खाने वाले नहीं। इस बार उनके पास तुम्हारे खिलाफ ठोस सबूत है। अच्छा, तुम अपने जोड़ीदार से उम्मीद होगी तुम्हें कि वो सबके पर्द को तर लेगा। वो खुद वकील था, इसलिए कुछ नहीं बकने वाला। सोच तो मैं ऐसे ही रही थी। सब बक दिया उसने, सब गा गा कर सुनाया। क्या सब? शुरू से आखिर तक की सारी दास्तान। तुम्हारे हस्बैंड के कत्ल की साजिश, साजिश दर साजिश, पुणेकर का काउंटर अटैक, उस तन्हा मकान पर हुई फाइनल शो, सब बक दिया, कुछ नहीं छोड़ा और अपना इकबालिया बयान तक साइन कर दिया। हे भगवान, क्या कहा उसने? कहा कि साजिश तुमने रची थी। हो नो, तुम्हारे पास ही उद्देश्य था। तुम ही अपने उम्र दराज नपुंसक पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी।
तमाम साजिश तुम्हारे खुराफाती दिमाग की उपज थी। सब तुमने सोचा था, विचारा था, अंजाम दिया था। वो तो महज एक मोहरा था, तुम्हारे एक हसीन तरीन औरत के हाथों में खेलता खिलौना। सन ऑफ बिच, असल में सब एहन इसके उलट था। साजिश का आर्किटेक्ट वो कमीना था और मैं उसके हाथों की खिलौना थी। माय डियर, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन मौजूदा हालात में उस पर पुलिस को भी यकीन आए है ऐसा मुमकिन मुझे नहीं दिखाई पड़ता। वो पुणेकल का माल लूटने का, बाय द वे, माल पुलिस के कब्जे में है। इल्ज़ाम अपने सर लेने को तैयार है, लेकिन कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर पर लेने को तैयार नहीं, इसलिए उसकी सारी बकझक है। कत्ल? कौन सा कत्ल? कत्ल तो कोई हुआ ही नहीं। अगर आपका इशारा सदा के कल रात के अंजाम की तरफ है तो वो महज एक हादसा था जो कि खुद उसकी अपनी वजह से हुआ था। अच्छा, कैसे? नमिता ने बताया कि कैसे वो नशे में संतुलन खोकर गिरा था और मेज से सर फोड़ बैठा था। और कौन मानेगा इस बात को? कोई नहीं मानेगा, मैं हूँ उस हादसे की गवाह। तुम हो कौन? तुम मुलजिम हो जिस पर कि उसके कत्ल का इल्ज़ाम है। तुम वो खतरनाक औरत हो जिसने अपने हस्बैंड को मार डालने की कई कोशिशें की और आखिरकार कामयाब होकर ही मानी। तुम्हारी गवाही की क्या कीमत है? कहाँ ठहरती है वो? कोई मुलजिम अपने ही करतूत को गवाह बनकर कैसे कवर कर सकता है? हे भगवान, ये क्या गोरख धंधा है? अरे मैं तो कल रात उल्टे इस कोशिश में थी कि उसकी जान बच जाए। मैं अपने पीछे उसे जिंदा छोड़कर उसे डॉक्टरी इमदाद मुहैया कराने के लिए निकली थी। कौन मानेगा इस बात को? वो क्या कहते हैं? सोचो, मैं कत्ल के बाद फरार हो रही थी। हाँ, लेकिन तुम फरार ना भी हो सकी। पहले कोठारी ने थाम लिया और तुम्हें पुलिस ने थाम लिया। कोठारी के थामने का क्या मतलब है? अगर वो मेरा मोहरा था तो वो भला मुझे क्या थामता? अच्छा सवाल है। और पुलिस ने खुद अपनी आंखों से देखा कि अपनी कार में वो मेरा मोहरा, मेरे हाथों का खिलौना कैसे मेरे साथ पेश आ रहा था, वो भी तुम्हारी फरमाइश पर। क्या? आखिरकार हस्बैंड से पीछा छूटा था और तुम सेलिब्रेट करना चाहती थी सरे राह कार में। एडवेंचर का तो कोई छोर नहीं होता। हे भगवान, तुम एक सेक्सी औरत हो जिसकी काम वासना कभी भी जाग सकती है, कभी भी जाग सकती है। और ये कौन कहता है? वो ही कहता है। वो जबरन मेरे साथ मुंह काला नहीं कर रहा था। नहीं, गुलाम मल्लिका का हुक्म मान रहा था, मल्लिका की ख्वाहिश पूरी कर रहा था। जेम्स माउंटमी के जवाब में यस मैडम बोल रहा था। बहन, कंजर का बीज। हनी, मेरे चले जाने के बाद उसे इत्मीनान से कोसना। अभी टाइम ज़ाया ना करो। मुझे सब कुछ सुनाओ, सब कुछ वर्ड बाय वर्ड बयान करो। पिछली बार तुमने काफ़ी कुछ छुपाया, इस बार कुछ नहीं छुपाना है। सुनने में कितना ही वाहियात लगे, सब बोलना है। शुरू से कोई बात भूले बिना सब बोलना है। कोई कैसी भी बात नहीं छोड़नी, और इसी में तुम्हारी गति है। नाउ कम ऑन, बिगिन विद द बिगनिंग। उसने अशरशा सब कुछ सुनाया, अपनी चिट्ठी और कोठारी के उसे जबरन हासिल के इकबालिया बयान की बाबत भी कह सुनाया। डॉक्टर सिंगला से अपने मोटिवेटेड अफेयर की बाबत भी ना छुपाया। वो खामोश हुई तो गुंजन शाह बहुचक्का सा उसका मुंह देख रहा था। तौबा, तो तुम सच में ही अपने हस्बैंड की जान के पीछे पड़ी थी? कोठारी के कहने पर मैं उसके बहकावे में आ गई थी। सिर्फ उसके बहकावे में आकर? तुम्हारी कोई मर्जी नहीं थी? मेरी 10% थी तो उसकी 90%, और 10% भी उसकी मोटिवेशन से, उसकी मनुहार से बनी थी। कत्ल प्रेगनेंसी की तरह होता है। वो होता है या नहीं होता? होता है तो 100% होता है, 5, 10, 20% ऐसे नहीं होता। लेकिन उसका कत्ल नहीं हुआ, उसकी मौत एक हादसा है। यही तो मेरे को किसी तरीके से साबित करके दिखाना होगा। केस के कोर्ट में जाने से पहले साबित करके दिखाना होगा। केस कोर्ट में चला गया तो मेरा काम तो फिर भी वही होगा, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। पहले तो रिमांड झेलना पड़ेगा, जो 3 हफ्ते तक का हो सकता है, और उस दौरान अंदर बैठना पड़ेगा। फिर कत्ल का केस है, जमानत बहुत मुश्किल से होते होते होगी। ओह, तो फिर क्या करेंगे? एसीपी पावटे से बात करूँगा। पिछली बार के कड़वे तजुर्बे के बाद वो आपसे बात करेगा? हाँ करेगा, पर पब्लिक सर्वेंट है, मैं पब्लिक हूँ,
मुझसे दरकार नहीं हो सकता। आप वकील हैं, पहले पब्लिक हूँ। तुम फिक्र ना करो, मेरे से बात करना पुलिस के भी हित में है। उन लोगों की तैयारी हो जाएगी, कोर्ट के लिए ड्रेस रिहर्सल हो जाएगी। ओह, मेरी कोशिश होगी कि जब मेरी पावटे से बात हो, इस केस से ताल्लुक़ रखता हर शख्स उसके ऑफिस में मौजूद हो। कोठारी भी? हाँ, वो तो ज़रूर। कोई पंगा तो नहीं होगा? देखते हैं, अभी मैं जाता हूँ। 4 बजे सब एसीपी मनोहर पावटे के ऑफिस में मौजूद थे। अपने एग्जीक्यूटिव चेयर पर मनोहर पावटे, उसके बाजू में उससे थोड़ा परे इंस्पेक्टर विनोद नगरकर, सामने विजिटर्स चेयर पर मिडिल में एडवोकेट गुंजन शाह, बाजू में नमिता पुणेकर, दाएं बाजू एक कुर्सी छोड़कर एडवोकेट कपिल कोठारी। संदीप नाटकड़ी की बाबत बताया गया था कि उसका आगमन किसी भी क्षण अपेक्षित था। मेरी एक दरख्वास्त है, एडवोकेट गुंजन शाह बोला। मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट के बयान के वक्त मिस्टर कोठारी यहाँ मौजूद ना हो और मिस्टर कोठारी के बयान के वक्त मैं और मेरी क्लाइंट यहाँ मौजूद ना हो। वजह? पफटी की भहाँ उठी। आपको निर्विरोध 2 वज़न सुनने को मिलेंगे। आप दोनों बयानों की खामियां खूबियां परख सकेंगे और बिना किसी बाधा के फैसला कर सकेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है। मेरे झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं, कोठारी ने प्रतिवाद किया। मैं पहले ही सब कुछ सच सच बता चुका हूँ। मेरे क्लाइंट का भी झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन इसको तुम्हारी मौजूदगी में अपना बयान देने में एतराज़ है। क्यों एतराज़ है, तुम्हें मालूम है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें बराबर मालूम है। क्यों कर मालूम है, ये सुनना तुम्हें गवारा नहीं होगा। और भी ऐसी बातें हैं जो मेरे क्लाइंट कहेंगी जिन्हें सुनना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। नतीजन तकरार यहाँ हो सकती है, जो दोनों के लिए बहुत ख़राब होगी। जब भी भड़क कर 2 जने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो बहुत सी बातें ऐसी कह बैठते हैं जो उनके खिलाफ जाने वाली हो सकती है। तो ये इन दोनों लोगों को सोचने की बात है, आपके, मेरे या पावटे साहब के सोचने की बात नहीं, नगरकर बोला। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन इरादतन क्रिएट करना भी तो ठीक नहीं ना। जोश में, बेध्यानी में, गैर जिम्मेदारी से कोई खुद अपने खिलाफ बोलने लगे। ना बोलने लगे, मुंह सीले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से तो मैंने इस मीटिंग को ज़रूरी नहीं समझता। एसीपी साहब समझते हैं, उन्हें इस मीटिंग में कोई खराबी नहीं दिखाई देती। मुझे? पावटे बोला। कोई भी रीज़नेबल बात सुनने में कोई खराबी नहीं दिखाई देती। आजकल वैसे ही राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, इसलिए इस केस में भी सब खुले तौर पर हो, इसमें एतराज़ की कोई बात नहीं। इसी वजह से उसने आपस में स्टेपल किए हुए कुछ फुल स्केप कागज़ मेज़ पर बीचों बीच रखे। मिस्टर कपिल कोठारी का इकबालिया बयान, जो इन्होंने स्वेच्छा से इंस्पेक्टर नगरकर को दिया था। और फिर उसने कोठारी से पूछा, बोलो, दिया था ना तुमने ये बयान से स्वेच्छा से? हाँ। अपनी मर्जी से, बिना किसी दबाव में आए? हाँ। ये बयान जिसके हर पेज पर तुमने साइन किए हैं, देखकर तस्दीक करना चाहते हो, फिर से पढ़ना चाहते हो, या कोई बात वापस लेना चाहते हो? नहीं। मिस्टर शाह, आप इसका मुआयना करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं? नहीं, मुझे मालूम हो चुका है इसमें क्या दर्ज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बाबत इंस्पेक्टर साहब ने मेरे से कोई गलत बयानी तो नहीं की होगी। मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, नगरकर भुनभुनाया। क्यों करूँगा भला मैं, जब ये डॉक्यूमेंट्री। दैट्स एनफ इंस्पेक्टर। आपने एनजी उन इल्ज़ामात को बयान करने पर जो कि मेरे क्लाइंट पर आयद होते हैं लगाओ तो बेहतर होगा। नगरकर ने पावटे की तरफ देखा। मैं बताता हूँ, पावटे बोला। कोठारी ने अपने इकबालिया बयान में कहा है कि आपने खाविंद के कत्ल की साजिश मैडम ने रची थी और अपनी मनुहार से, अपनी सेक्स अपील से और भी और तरीक़ों से इस खूबसूरत औरत ने साजिश के अमल में मदद करने के लिए कोठारी को तैयार किया था, बल्कि मजबूर किया था। ऐसे हालत पैदा कर दिए थे कि ये ना नहीं बोल सका था। ये मैं मैडम के उस प्लान की बात कर रहा हूँ जो कि नाकाम रही थी। ये मेरे क्लाइंट पर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। आप लोग इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मोटर बोट, जो कि कत्ल वाक़या हुआ होता तो मौका वारदात होती, पर मेरी क्लाइंट मौजूद नहीं थी वहाँ, या पुणे का था या ये शख्स था। वहाँ रेलिंग पर लगा खून पाया गया था, जो कि वहाँ दोनों में हुई किसी हाथापाई धींगा मुश्तरी का सबूत है। क्या ये इस बात से इनकार करता है? नहीं,
कबूल करता है कि बोर्ड पर इसके और पुणेकर के अलावा कोई और नहीं था। तो फिर मेरे क्लाइंट गुनहगार कैसे हो गई? सिर्फ इसलिए कि ये कहता है? नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं। यानी कि ये कुछ और भी कहता है? हाँ। क्या? बड़े वाला बम जो अभी आपके सामने धड़ाम की आवाज़ से फूटेगा। ओह कम ऑन, और क्या है? दिखाओ। पावटे नगरकर से बोला। नगरकर ने अपनी वर्दी की जेब से कागज़ बरामद किया और उसे हवा में लहराया। और ये चिट्ठी है जो मैडम ने इसे मैंगलोर भेजी थी, अपने लोटस हैंड से लिखकर। नमिता उछलकर खड़ी हुई। एकाएक उसकी आंखों में शोले बरसने लगे। यू सन ऑफ बिच, यू डर्टी डबल क्रॉसर, यू। गुंजन शाह ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत करके वापस कुर्सी पर बिठाया। मैं चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूँ, नगरकर बोला। खबरदार। क्वाइट, क्वाइट माय डियर, शाह ने कहा। ऑल राइट, लेकिन कुछ खास फिक्रे फिर भी पढ़ता हूँ, क्योंकि उनके बिना शाह साहब की समझ में नहीं आएगा कि चिट्ठी उनके क्लाइंट के खिलाफ कितना बड़ा बम है। सुनिए। डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू। एसीपी को शक है, लेकिन वो लाख जोड़ लगा ले, अपने शक को यकीन में नहीं बदल सकता। एसीपी को मेरा सलकाया ये आइडिया हजम हो गया है कि सदा को बोर्ड पर हार्ट अटैक हो गया था और वो मरकर समुद्र में जा गिरा था। तुम्हारे बिना सब सूना है। मैं तुम्हारे से मिलने को तड़प रही हूँ। अब शाह साहब क्या कहते हैं? क्या ये चिट्ठी मैडम के इकबालिया बयान से कम है? कहाँ से मिली ये चिट्ठी आपको? शाह ने सहज भाव से पूछा। कोठारी की जेब से, गिरफ्तारी के बाद जब इसकी जमा तलाशी हुई तब। नमिता बेचैनी से पहलू बदल रही थी। उसकी सूरत से कभी गुस्सा झलकता था तो कभी बेबसी। उसका रोम रोम उसकी कमिंगी को कोस रहा था कि उसने नाटकड़ी के पास से बरामदगी के बाद अपना इकबालिया बयान तो जलाकर खाक कर दिया था, लेकिन उसकी चिट्ठी बावक्ते ज़रूरत उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने पास महफूज रखी थी। वो उसके साथ फरार हो जाती तो वो उस चिट्ठी के सदके उसे हमेशा अपनी लौंडी बनाकर रखता। कमीना कुत्ता कैसे उसकी दुश्वारी के मज़े ले रहा था। मेरे को, शाह बोला, कोठारी के भी एक इकबालिया बयान की खबर लगी है जो कि पुणेकर ने इससे बोर्ड पर लिखवाया था। वो बयान इस चिट्ठी के साथ उपलब्ध था। वो कहाँ है? उसकी कोई ज़रूरत नहीं, नगरकर संतुष्ट भाव से बोला। कोई अहमियत नहीं। कोठारी का जो इकबालिया बयान टेबल पर पड़ा है, जो उसने गिरफ्तारी के बाद स्वेच्छा से पुलिस को दिया है, वो सब कुछ कवर करता है, सब कुछ एक्सप्लेन करता है, इसलिए वही अहम है। ओके, मेरा फिर भी सवाल है कि इसका पहले वाला इकबालिया बयान जो इसने बोर्ड पर लिखा था कहाँ है? क्या ये ऐसे किसी बयान के वजूद से इनकार करता है? मैंने कहा ना कि उस बयान की कोई अहमियत नहीं, वो कुछ साबित नहीं करता। तुम्हें क्या मालूम? मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? क्या चिट्ठी के साथ वो बयान भी जमा तलाशी में इसके पास बरामद हुआ? क्या तुमने उसे पढ़ा? जवाब देने की जगह नगरकर ने पावटे की तरफ देखा। नहीं बरामद हुआ, शाह दबंग लहजे से बोला। नहीं पढ़ा, क्योंकि उस बयान को इस शख्स ने नष्ट कर दिया, लेकिन उसी के साथ हाथ आई चिट्ठी नष्ट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये उस चिट्ठी को ब्लैकमेल का जरिया बनाना चाहता था। उसे तलवार की तरह मेरे क्लाइंट के सर पर लटकाना चाहता था ताकि ये इसके खिलाफ अपना मुंह न खोल पाती। ऐसा कोई बयान नहीं था। ये कहे ऐसा कोई बयान नहीं था, नहीं कह सकेगा, क्योंकि कहेगा तो संदीप नटकड़ी आकर इसका मुंह पकड़ लेगा, जिसके पास से कि इसने चिट्ठी के साथ साथ वो बयान भी बरामद किया था। कहाँ है संदीप नटकड़ी? क्या उसका बयान रिकॉर्ड किया गया? आ जाएगा, नगरकर लापरवाही से बोला। मुझे नहीं लगता कि उसका बयान रिकॉर्ड किया गया है। पावटे ने खंकार कर गला साफ किया ताकि शाह की तवज्जो नगरकर की तरफ से हटकर उसकी तरफ हो जाती। मिस्टर शाह, फिर पावटे बोला, हम कोर्ट नहीं हैं। जहां हम हैं वहां पुलिस से ऐसी जवाब तलबी करना वांछनीय नहीं। इस वक्त अहम सवाल ये है कि मैडम के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त मजबूत सबूत हैं या नहीं। हमारा कहना ये है कि हमारे पास मैडम के खिलाफ चिट्ठी से ज़्यादा डैमेजिंग सबूत हैं जो हम कोर्ट में पेश करेंगे और साबित करेंगे कि मैडम ने कत्ल की साजिश ही नहीं की, कत्ल की एक नाकाम कोशिश ही नहीं की, कत्ल किया भी। मैं फिर कहता हूँ, ये ज़िरह के लिए मुनासिब जगह नहीं, आरोप प्रत्यारोप के लिए मुनासिब जगह नहीं। ये किसी पूर्वाग्रह के बिना एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के लिए मुनासिब जगह है।
ये जानकारी शेयर करने के लिए मुनासिब जगह है। ये खामा-ख्यालियाँ दुरुस्त करने के लिए, भले ही वो हमारी हों या मुलजिमा के वकील की हों, मुनासिब जगह है। मैडम के लिए जानने की जगह है कि इनके खिलाफ क्या चार्ज है, उसे कैसे साबित किया जा सकता है। मैडम चाहें तो हमारे साथ डायलॉग कर सकती हैं, चाहे तो खामोश रह सकती हैं या होठ सील सकती हैं। तो मैडम के खिलाफ मेन चार्ज ये है कि वो कातिल हैं। हाँ, और आप इसे कातिल साबित कर सकते हैं। एसीपी साहब ने अभी बोला ना कि कोर्ट में करेंगे, नगाकर ने कहा। नगाकर प्लीज़, पावटे बोला और नगाकर ने होठ भींच लिए। हाँ तो अभी करो ना। जब इसे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ की जगह बताया तो क्यों नहीं। सुनिए, मैडम इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि कल रात विठल राव रोड के करीब के उस तन्हा मकान में अपने हस्बैंड के साथ अकेली थी और बाकायदा हथियार बंद थी। इनके अधिकार में 38 कैलिबर की भरी हुई रिवॉल्वर थी जो कि इन्होंने अपने हस्बैंड पर तानी हुई थी। हस्बैंड सदानंद पुणेकर नशे में धुत था। उसी हालत में उसने भाग निकलने की हिमाकत की। मैडम ने उसे रोकने के लिए मेज़ पर पड़ी विस्की की बोतल उठाई और उसके सर पर दे मारी। उस वार से लड़खड़ाकर पुणेकर गिरा तो धराशायी होने से पहले रास्ते में इसका सर मेज़ से टकरा गया और वो मर गया। इसलिए ये कत्ल हुआ। और क्या हुआ? अभी तुमने खुद कहा कि मैडम हथियारबंद थी। इसने गोली क्यों नहीं चलाई? क्योंकि मारने की कोशिश में पुणेकर मैडम पर झपटा था। तब रिवॉल्वर मैडम के हाथ से निकल गई थी। कमाल है, तुमने तो कहा कि वर्तमान भविष्य सब जानते हो। बड़ाई मेहरबानी बताओ तो इस बार मेरे यहाँ पोता होगा या पोती? आप मजाक कर रहे हैं? जब तुमने पुणेकर को नशे में धुत बताया तो क्यों ये मुमकिन नहीं कि नशे में वो खुद ही तवाज़ुन खो बैठा और मेज से टकराकर सर फोड़ बैठा? तो बोतल कैसे टूटी? बोतल मेज़ पर थी, वो मेज़ से टकराया तो मेज़ हिली होगी और बोतल नीचे गिरकर टूट गई होगी। बोतल के कुछ टूटे टुकड़ों पर खून लगा पाया गया था। अगर बोतल यूं टूटी तो फर्श पर बिखरे टुकड़ों पर खून कैसे लगा? गुंजन शाह ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, जब किसी का कोई एक्सीडेंट होता है तो पहले वो उस जगह को टटोलता है जहां उसे चोट लगी जान पड़ती है। पुणेकर भी जब मेज़ से टकराकर धराशायी हुआ तो संभलने के बाद सबसे पहले उसने अपनी खोपड़ी ही टटोली और यूं उसकी उंगलियां खून से रंग गई। फिर उसी हाथ से बोतल उठाकर उसने उसमें से घूंट भरने की शायद कोशिश की, लेकिन उसकी हालत उसकी उम्मीद से ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए बोतल उसके हाथों से फिसल गई और फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। नाउ फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, इस वजह से फर्श पर बिखरी टूटी बोतल के कुछ टुकड़े खून आलूदा पाए गए। हाथापाई की बाबत क्या कहते हैं आप? नगरकर ने पूछा। हाथापाई? कैसी हाथापाई? जो हादसे से पहले उन दोनों के बीच हुई थी। कौन कहता है कि हुई थी? मैडम का ब्लाउज फटा हुआ था, इनके चेहरे पर खरोचों के निशान थे। ये सब हाथापाई का सबूत नहीं तो और क्या है? ज़रा मैडम के चेहरे पर निगाह डालिए, अभी भी इनके चेहरे पर खरोचों के निशान मौजूद हैं। पाणेकर की? पावटे बोला। कमीज़ फटी हुई थी और उसके बटन टूटे हुए थे। मेरे से हड़बड़ी में बटन खुल नहीं रहे थे। सदा की छाती नंगी करने के लिए मैंने कमीज़ को दोनों हाथों से थाम कर उधेड़ कर अलग किया था, तभी वो फटी और बटन टूटे। नमिता के मुंह से अपने आप निकल गया। छाती नंगी किस लिए? दिल की धड़कन पता करने के लिए, छाती को मसलने के लिए, उसे होश में लाने की कोशिश करने के लिए। तो आपका ब्लाउज़ कैसे फटा? आपके चेहरे पर खरोंचे कैसे आए? वो सब बाद में हुआ, उससे सदा का कोई लेना देना नहीं था। तो किसका लेना देना था? आप लोगों को मालूम है, जवाब दीजिए। उसने इल्ज़ाम लगाती निगाहों से कोठारी की तरफ देखा। तो आपकी अपने हस्बैंड से कोई हाथापाई नहीं हुई थी? नगाकर ने पूछा। आपने विस्की की बोतल उठाकर अपने हस्बैंड के सर पर नहीं मारी थी? हाँ, तो फिर बोतल पर आपकी उंगलियों के निशान क्यों कर बने? वो मैंने ड्रिंक्स बनाने के लिए उसे हैंडल किया था। आपको अपने हस्बैंड की इतनी फिक्र थी कि आपने उसे होश में लाने के लिए कुछ किया, तो वहाँ से भागकर क्यों खड़ी हुई? भागकर नहीं खड़ी हुई। शाह वार्तालाप का सूत्र अपने हाथ में लेता सख्ती से बोला। हस्बैंड के लिए मेडिकल एड की तलाश में निकली। मैं सदा को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती थी।
वहाँ मौजूद रहकर मैं उसका कोई भला नहीं कर सकती थी। जो मैं कर सकती थी वो करके देख चुकी थी, इसलिए उसको बचाने के लिए मेरा वहाँ से जाना ज़रूरी था। उसको बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए, हमें क्या मालूम। और आप क्या समझती हैं कि हम इतने बेवकूफ़ हैं कि वहाँ से निकल कर आप कहाँ गई? यार की बाहों में गई, नगाकर ने कहा। क्या? शाह के मुंह से निकला। जब ये पुलिस की निगाह में आई थी तब ये कोठारी की कार की पिछली सीट पर लेटी हुई थी। इनका बाइस्कोप बाहर था, साड़ी कमर से ऊंची उठी हुई थी और ये एन्जॉइंग हर सेल्फ। शी वॉज एन्जॉइंग हर सेल्फ। पावटे जल्दी से बोला। ये अंदाज था इनका अपने हस्बैंड की मदद करने का। मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी, इसने ज़बरदस्ती मुझे रेप्ड मी, ही रेप्ड मी। इसने मेरा ब्लाउज फाड़ा, मेरा मुंह इसने नोचा। बस, शाह हाथ उठाता बोला। कैसे बस? अभी कैसे बस? आप जरा इधर मेरी तरफ देखिए। नमिता ने बड़ी यत्न से उसकी तरफ देखा। आप ये कहना चाहती हैं कि जिस शख्स के सामने आप राजी से बेचती थी उसने आपका रेप किया, जिससे आपके पूरी तरह से स्थापित नाजायज ताल्लुकात थे, उसने आपसे ज़बरदस्ती की, वो भी कार में, सरे रहा, यूं कि कपड़े फाड़ देने पड़े, मुंह नोच लेना पड़ा। हाँ हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि मैं आइंदा इससे कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती थी। मेरा इस पर से विश्वास उठ गया था। एकाएक खड़े पैर। हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। जिस शख्स के लिए आप गर्दान की तरह लव यू बसती थी, ये कोई मानने की बात है कि आप यूं एकाएक उससे विरक्त हो गई, जैसे स्विच ऑफ करने से लाइट बंद हो जाती है। कपिल कोठारी नाम का ये शख्स एक मुद्दत से आपके पहलू की रौनक था, फिर आपने समझा ये मर गया, लेकिन ये एकाएक जिंदा हो गया और आपके आशिकी की बुझती शमा फिर रोशन हो उठी। नाटकड़ी इस बात का गवाह है कि आप आखिरी क्षण तक अपने हस्बैंड का माल कब्जाने की स्कीम में इसके साथ शामिल थीं। नाटकड़ी को साथ लेकर जब ये उस तन्हा मकान में गया था तो पीछे आप क्या कर रही थीं? आप अपने हस्बैंड पर रिवॉल्वर ताने बैठी थी, उस हस्बैंड पर गन ताने बैठी थी जिसकी जान की आपको फिक्र थी, जिसको आप मरने नहीं देना चाहती थी। लेकिन आखिर तो आपने ऐन यही किया, उसको मरता छोड़कर वहाँ से फूट ली, रिवॉल्वर भी साथ ले गई। आगे यार मिल गया तो मरता हस्बैंड भूल गया, मेडिकल एड भूल गई। याद रहा तो यार को वही राइड मारने देने का जोशो जुनून। नो, यस, नो, यस, बाय ऑल मीन्स यस। मैंने जब टॉर्च की रोशनी कार के भीतर डाली थी तो आप क्या कर रही थी? एसीपी साहब के ज़बान में, यू वर एन्जॉइंग योर सेल्फ, यू वर हैविंग ऑल द फन इन द वर्ल्ड। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, गलत है, बकवास है। मैं अपनी मर्जी के खिलाफ इस शख्स की जोर ज़बरदस्ती का शिकार हो रही थी। ये अपनी ताकत दिखाकर मेरे साथ मनमानी कर रहा था। मर्जी के खिलाफ बोला? हाँ, मर्जी को क्या हो गया था? मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं इससे ताल्लुकात नहीं रखना चाहती थी। बोला, लेकिन वजह तो नहीं बताई। मैं अभी पूरी बात सुनिए। ये सुनिए कि आपके कथित हृदय परिवर्तन पर आपके मरते हस्बैंड को कोई एतबार नहीं था। ये सुनिए कि आपके पीठ फेरते ही वो नहीं मर गया था। आपके पीछे थोड़ी देर वो न सिर्फ जिंदा रहा था बल्कि होश में भी आ गया था। तब उसने अपना रुमाल निकाल कर अपनी खोपड़ी से बहते खून को रोकने तक की कोशिश की थी। वो मैंने की थी, खून रोकने की कोशिश। मैंने उसके जेब से रुमाल निकाल कर पट्टी की तरह उसके सर पर बांधा था। मैडम, हमें रुमाल आपके हस्बैंड के सर पर बंधा नहीं मिला था, खून से लथपथ फर्श पर गिरा पड़ा मिला था। तो खुल गया होगा, या? शाह आश्वासनहीन स्वर में बोला। होश में आने पर पुणेकर ने खोल दिया होगा। फाइन, अब ये तस्वीर देखिए। उसने जेब से लिफाफा निकालकर उसमें से एक 5 गुणा 7 का रंगीन फोटोग्राफर बरामद किया और उसे नमिता और शाह के बीच में मेज़ पर यूं रखा कि दोनों उसे देख पाते। देखिए कि आपका हस्बैंड अपने ही खून से क्या लिखकर पीछे छोड़ गया। अपने खून में उंगली डुबोकर उसने धूल की परत चढ़ी मेज़ पर क्या लिखा? कोठारी नमिता। ये लिखा उसने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर। अपने खिलाफ साजिश रचने वालों के, अपनी मौत की वजह बनने वालों के नाम तक को वो बताकर मरा। देखिए देखिए।
कोठारी ने भी कुर्सी से आधा उठकर मेज़ पर आगे झुककर तस्वीर पर निगाह डाली। मेरा नाम? लेकिन मैं तो तब वहाँ था ही नहीं। मैं तो तब नाटकड़ी के साथ था। आप नाटकड़ी से पूछ लो। हम दोनों पुणेकल को पीछे हट्टा कट्टा चाक चौबंद छोड़कर गए थे। कत्ल का लूट से ताल्लुक था, पावटे बोला। लूट कत्ल की वजह बनी, इसलिए कत्ल के लिए तुम भी बराबर के जिम्मेदार हो। लेकिन मैंने किसको लूटा? कोठारी ने तीखा प्रतिवाद किया। नाटकड़ी को, ना कि पुणेकल को। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पैसा मैंने लूटा वो पुणेकल का था। मैंने वो नाटकड़ी से लूटा, भले ही वो किसी और का था। जो रकम नाटकड़ी के ऑफिस की सेफ से मैंने हथियाई थी, उस पर पुणेकल का नाम तो नहीं लिखा था। आप मुझे लूट के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, कत्ल के लिए नहीं। मैं नहीं जानता मेरे पीछे क्या हुआ, ना मुझे इस बात का कोई इल्हाम था कि पीछे क्या हो सकता था। कत्ल मेरे एजेंडे में शुमार ही नहीं था। अगर वो इस औरत के एजेंडे में शुमार था तो ये जाने, ना मैं मौका वारदात के करीब था और ना ही इस एक्सट्रीम स्टेप में मेरी कोई हामी थी। हाँ, मैंने लूट का गुनाह किया है और उसे मैं अपने इकबालिया बयान के ज़रिए कन्फेस कर चुका हूँ। मुकम्मल माल आप बरामद कर चुके हैं। कत्ल से मेरा कोई वास्ता नहीं। इस बात से इत्तेफाक खुद एसीपी साहब जाहिर कर चुके हैं। पावटे का सर अपने आप सहमति में हिला। तो ये बात है? शाह बोला। क्या बात है? पावटे बोला। डील हो भी चुका है। आप इसे सस्ते में छोड़ेंगे और ये आपके मेरी क्लाइंट पर टूट कर गिरने में आपकी मदद करेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि डील में ये टर्म भी शामिल हो कि अगर ये मेरे क्लाइंट को खूनी साबित करने के लिए इसके खिलाफ गवाही देगा तो आप इसे बादामाफ गवाह बना लेंगे। और इसी वजह से ये लूट का गुनाह कबूल कर रहा है और इस बात पर जोर दे रहा है कि ये कत्ल में शरीक नहीं था। ये मेरी क्लाइंट को सज़ा दिलाने में आपकी मदद करेगा। बदले में आप इसका एड एंड अबेट वाला रोल भूल जाएंगे। गलत कहा मैंने? दोनों पुलिस अधिकारियों में से किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरा यहाँ आने से क्या फ़ायदा हुआ, जब जो सौदेबाजी होनी थी वो तो पहले ही हो चुकी थी, जबकि जानकारी शेयर करने की जगह जानकारी थोपने की जगह बनाई जा चुकी है। एसीपी साहब, ये खामाख्याली दुरुस्त करने की नहीं, खामाख्यालियाँ पैदा करने की, उन्हें पुख्ता करने की जगह है। ये इंसाफ गाह नहीं, ठोक पीट के लीप पर पोती करके केस बनाने की वर्कशॉप है। यहाँ बाजीगरी से मुलजिम के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकाने का कारोबार होता है। मैडम के पैरों के नीचे से ज़मीन हम नहीं खिसकाएंगे, इनके कुकर्म खिसकाएंगे। वो अकाट्य सबूत खिसकाएंगे जो इनके खिलाफ हमारे पास हैं। नगलकर भड़क कर बोला। मैडम गिरफ्तार हैं, जो अपने कुकर्मों की वजह से और सज़ा भी पाएंगी और अपने कुकर्मी की वजह से भी। तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। पावटे के चेहरे पर अपसन्नता के भाव आए। यस, एक हवलदार भीतर दाखिल हुआ। उसने साहब लोगों को सैल्यूट मारा। एएसआई हज़ारे साहब एसएचओ साहब से मिलना मांगता है, अर्जेंट करके बाहर वेट करता है। मैं देखता हूँ, कहते हुए नगरकर उठ गया। लंबे डग भरता हुआ वो वहाँ से बाहर निकला। हम इंस्पेक्टर के लौटने का इंतज़ार करेंगे, पावटे ने कहा और शाह ने सहमति में सर हिलाया। कुछ क्षण खामोशी रही। उस दौरान नमिता ने कई बार बेचैनी से पहलू बदला। फिर वो शाह की तरफ झुकी और उसके कान के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाई। अब क्या होगा? ये लोग खास तुम्हारे पीछे ही पड़े हैं, बाकायदा तैयारी करके तुम्हें अपना निशाना बनाए हैं, इसलिए फ़िलहाल जो होगा अच्छा नहीं होगा। ये तो फ्रेम अप है। हाँ, हो सकता है। मैंने सदा का खून नहीं किया। मैंने उसके सर पर बोतल नहीं मारी। मैं तो उसके करीब भी नहीं फटकी थी। सिवाय उसको होश में लाने की कोशिश की मैंने उसे छुआ तक नहीं था। मुझे तुम्हारी बात पर एतबार है। अपने क्लाइंट की बात पर एतबार करना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन अभी तो सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। कोठारी की छोटा गुनाह कबूल करके बड़ा गुनाह से पल्ला झाड़ने की ट्रिक काम करती जान पड़ती है। वो शहीद बन के दिखा रहा है और तुम्हें ऐसी खलनायिका के रंग में रंगा दिखा रहा है जो दो मर्दों को उल्लू बनाती है, जो न अपने खसम की सगी हुई और न यार की। झूठ, बकवास, बेवकूफ़ तो मैं बनी इन दोनों से। आई अंडरस्टैंड हनी। नो यू डोंट। मेरे ज़मीर मुझे कोई सज़ा दे तो दे, कानूनन मैं नहीं समझती कि मैं कोई सजावार काम किया है। तभी दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर नगरकर ने वापस भीतर कदम रखा। अब यहाँ एक हाई टेंशन ड्रामा होगा। झेल लोगी? कैसा ड्रामा? कैसा भी, मैंने तुम्हें वार्न कर दिया है, फिर ना कहना कि खबर नहीं हुई। लेकिन चुप।
नगाकर चेहरे पर गहन गंभीरता के भाव लिए अपनी सीट पर वापस बैठा। एसीपी साहब, उसके बोल पाने से पहले शाह बोला, मैंने अपने क्लाइंट से मशवरा किया है। वो अब कबूल करती है कि उसने अपने हस्बैंड के सर पर विस्की की बोतल मारी थी। क्या क्या कहा? सबसे पहले इस बात की नगाकर पर प्रतिक्रिया हुई। मेरी क्लाइंट अपना गुनाह कबूल करती है। ये कबूल करती है कि उसने अपने हस्बैंड पर बोतल से वार किया था, लेकिन मजबूरी में किया था, आत्मरक्षा के लिए किया था। यू डर्टी डबल क्रॉसिंग! नमिता आपे से बाहर होने लगी। चुप, एक लफ्ज़ भी और ज़बान से ना निकले, शाह घुड़क कर बोला। नमिता ने जोर से थूक निकला और तीव्र अनिच्छापूर्ण भाव से होठ बीची, लेकिन निगाहों से अपने वकील पर भाले बर्छियाँ बरसाना बंद नहीं किया। सब उसके दुश्मन। उसने कोठारी की तरफ देखा। अब उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कुराहट थी और आंखों में जीत की चमक थी। उस नए रहस्योद्घाटन से पावटे भी हैरान था। मुंह भाए वो कभी शाह की तरफ तो कभी उसकी क्लाइंट की तरफ देख रहा था। फिर उन पर से भटक कर उनकी निगाह अपने इंस्पेक्टर पर गई। मुलजिम के कन्फेशन पर उसे संतोष हुआ हो या खुशी हुई हो, उसकी सूरत से तो नहीं लगता था। वो भी कम हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन नगाकर बोला, पुणेकर बोतल के वास्ते तो नहीं मरा था। क्या? पावटे के मुंह से निकला। बाजरिया सब इंस्पेक्टर हजारे, अभी ये। उसने हाथ में थमा एक कागज़ हवा में लहराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ पहुँची है, जो कहती है कि पुणेकर के सर पर लगी चोट का उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं था। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। उस रहस्योद्घाटन से हर कोई चमत्कृत था, सिवाय एडवोकेट गुंजन शाह के। मिस्टर शाह? आखिर पावटे ने खामोशी भंग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आपको कोई हैरानी हुई नहीं जान पड़ती? मैं तो सख्त हैरान हूँ, और ये जानने के लिए मरा जा रहा हूँ कि मरने वाला असल में कैसे मरा। पावटे ने नगाकर की तरफ देखा। ये रिपोर्ट कहती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सडन शॉक पहुंचने की वजह से मरा, और उस शॉक की वजह जिस्म में अल्कोहल और ट्रैंक्विलाइजर्स का कॉम्बिनेशन बना। मरने वाला बेताशा शराब पिए था और साथ में ट्रैंक्विलाइजर की गोलियां खाए था। नतीजा ये हुआ कि दिमाग की नसें फूल गईं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बैठ गया। ये है उसकी मौत की वजह। क्या मतलब होता है इसका? सर पर चोट न लगी होती तो भी मरता? हाँ, तभी तो बोला ना कि उस चोट का उसकी मौत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सर की चोट का जिक्र तो रिपोर्ट में है ना? शाह मासूमियत से बोला। है, लेकिन फिजिकल ऑब्जर्वेशन के तौर पर। उस चोट से दिमाग को कोई नुकसान पहुंचा हो, ऐसा रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। फिर तो ये खुदकुशी का केस हुआ, कोठारी बोला। खुदकुशी? पावटे आप पलक उसे देखता बोला। और क्या, उसे मालूम होना चाहिए था कि ट्रैंक्विलाइजर्स के साथ विस्की पीना घातक हो सकता था, फिर भी उसने ऐसा किया तो खुद ही तो अपनी जान का दुश्मन बना। पावटे ने नगाकर को इशारा किया और उठ खड़ा हुआ। हम अभी आते हैं, वो बोला। प्राइवेट मशवरा करना चाहते हैं? शाह बोला। यही समझ लीजिए। अगर आप लोग ये मशवरा करना चाहते हैं तो मेरी क्लाइंट के पीछे पड़ने में अब कुछ नहीं रखा। वो तो आप अब यहीं कर सकते हैं। क्या? अब लोगों का कुछ छुपाना या मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई नई पुलिस या स्ट्रेटेजी तैयार करना नादानी होगी। इसलिए यहीं बैठिए और अच्छे पारदर्शी पुलिस अधिकारियों की तरह सबसे नोट्स एक्सचेंज कीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। नगाकर ने जलती हुई आंखों से शाह की तरफ देखा। लगता है तुम अच्छे पारदर्शी पुलिस अधिकारी नहीं कहलाना चाहते, शाह बोला। नगाकर ने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन पावटे ने इशारे से उसे खामोश करा दिया। पावटे वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ क्षण अपनी उंगलियों को आपस में उलझाता निकालता रहा, फिर शाह की तरफ आकर्षित हुआ। अभी आपने मैडम का जो कन्फेशन पेश किया, वो आपका ग्रैंड स्टैंड था? जवाब में शाह केवल मुस्कुराया। आपको शुरू से सब मालूम था? नहीं, अंदाज़ा था। वो भी कैसे था? अपने क्लाइंट पर भरोसा जताने की वजह से था, उसके बयान पर एतबार करने की वजह से था। मेरी तमाम प्रैक्टिस के इस मूल मंत्र से था कि जो मेरा क्लाइंट है वो बेगुनाह है। बहरहाल आपका अंदाज़ा था कि पुणेकर की मौत की वजह कोई और थी। हाँ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो वजह क्या थी, क्योंकि मुझे किसी ने ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में नहीं बताया था। शराब के साथ इस तरह नींद की गोलियां कोई खुद अपनी जान का दुश्मन ही तो खा सकता है। तो आप इस बात से सहमत हैं कि उसने खुदकुशी की? बिल्कुल।
खुदकुशी की कोई वजह होती है? जानबूझकर ही होती है वो तो। नहीं, अनजाने में भी हो जाती है। वो नहीं जानता हो कि शराब और ट्रैंक्विलाइजर्स का कॉम्बिनेशन उसकी जान ले लेगा, तो खुदकुशी नहीं, वो हादसा कहलाएगा। मुझे बताया गया था कि यहाँ संदीप नाटकर्णी भी आने वाला था। आने वाला तो था। आपको उससे कोई काम था? कुछ पूछना चाहते थे आप उससे? यही जानना चाहता था कि उसने पुलिस को क्या बयान दिया था। उसका बयान तहरीरी तौर पर हमारे पास है। आप चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। आप अपने इंस्पेक्टर साहब से इजाज़त ले लीजिए, क्योंकि इनकी शक्ल से तो लग रहा है इन्हें एतराज़ है। इन्हें कोई एतराज़ नहीं। बाज़ लोग होते ही ऐसे हैं कि उन्हें हर बात से एतराज़ होता है। छोड़िए मिस्टर शाह, खामा खां की नुक्ताचीनी अच्छी नहीं होती। आप बोलिए, आप बयान देखना चाहते हैं? यस प्लीज़। पावटे ने नगाकर को इशारा किया। चेहरे पर तीव्र अनिच्छा के भाव लिए वो उठकर बाहर गया और दो आपस में नत्थी फुल स्केप शीट्स के साथ वापस लौटा। उसने वो शीट्स शाह के सामने डाल दी। थैंक यू माय डियर। उसने गौर से उस पर दर्ज नाटकर्णी के बयान को पढ़ा। गुड, ये फ़ोटोकॉपी है, इसलिए मुझे कुछ जगहों को अंडरलाइन करने की इजाज़त दीजिए। पावटे ने सहमति में सर हिलाया। शाह ने जेब से बॉल पेन निकालकर कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया। अब मैं फिर बोला, संदीप नाटकर्णी के इस बयान के उन हिस्सों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया और जिन्हें आप लोगों की खास तवज्जो में लाने के लिए मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। सुनिए, ये क्या कहता है नाटकर्णी का तहरीरी बयान। कहता है, कोठारी ने नमिता को आदेश दिया कि वो बाहर जाए और बाहर खड़ी उसकी कार में से विस्की की बोतल निकाल कर लाए। नमिता बाहर गई और विस्की की 2 बोतलें लेकर वापस लौटी। आगे उसने लिखा है कि कोठारी ने गन पुणेकर पर तान दी और कहा, गिलास उठाओ और खाली करो वरना भेजा उड़ा दूंगा। मैंने कोठारी को बहुत समझाया कि वो शराब के मामले में पुणेकर के साथ ज़बरदस्ती ना करे, क्योंकि वो अल्कोहलिक था, लेकिन वो नहीं माना। नमिता ने भी बताया, फरियाद की कि पुणेकर पीना छोड़ चुका था, लेकिन कोठारी गन से डरा धमकाकर उसे जबरन पिलाने की अपनी जिद पर अड़ा रहा। बावजूद इसके कि खुद कोठारी को बिना किसी को के बताए मालूम था कि पुणेकर अल्कोहलिक था। नतीजा ये निकला कि मजबूर पुणेकर पीता गया। एक बार वो नशे के हवाले हो गया तो और पीने पर मजबूर करने के लिए कोठारी का उस पर रिवॉल्वर ताने रखना भी ज़रूरी नहीं रहा। यूँ मेरे वहाँ से रवाना होने तक पुणेकर आधी बोतल से ज़्यादा विस्की पी चुका था और उसमें से आधी से ज़्यादा उसे नीट पी थी। उसको बेतहाशा विस्की पीने के पीछे कोठारी का मकसद ये जान पड़ता है कि उसके माल कब्जा कर लौटने तक पुणेकर किसी हरकत, किसी शरारत और किसी खुराफात के काबिल ना रहे। शाह ने तहरीर पर से सर उठाकर बड़े अर्थपूर्ण भाव से कोठारी की तरफ देखा। कोठारी के धीरज का बांध टूट गया। क्या मतलब इस तमाशबीनी का? वो चिल्लाया। तमाशबीनी? शाह की भवें उठी। उसने हाथ में थमे कागज़ कोठारी की तरफ लहराए। तुम्हें इसके संदीप नाटकर्णी का तहरीरी बयान होने पर शक है, या तुम ये दावा करना चाहते हो कि नाटकर्णी ने जो कहा झूठ कहा, या कहना चाहते हो कि नाटकर्णी का बयान है ही नहीं? ये मेरे खिलाफ साजिश है और इस साजिश में तुम शामिल हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते। तुम? पावटे सख्ती से बोला। पुलिस पर साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता। नहीं जानते हो तो जानो, तुम इस बयान को नहीं झुठला सकते, क्योंकि मैडम भी इसके दर्ज हर बात की गवाह हैं। तुम अपने खिलाफ 2-2 गवाहों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। मेरे खिलाफ? क्यों मेरे खिलाफ, जब हमारे में डील हो चुका है? डील की बुनियाद ये थी कि कत्ल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। जब तुम्हारी बुनियाद ही हिली जा रही है तो कैसा डील? ये डील कि हम एक गुनाहगार के तरफदार बनकर एक बेगुनाह को फांसी का रास्ता दिखाएं। ये बयान आप लोगों के पास तब भी था जबकि हमारे बीच में डील हुआ था, लेकिन तब हमने इसकी अहमियत की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। तवज्जो दी होती तो डील ही ना होता। इससे कुछ साबित नहीं होता, तो भड़क क्यों रहे हो? चुपचाप बैठो। मेरा कत्ल से कोई लेना देना नहीं। किसी को धमकाना और धमकी पर खरा उतर कर दिखाना एक ही बात नहीं होती। मैंने अगर पुणेकर को विस्की पीने पर मजबूर किया था तो उसकी वजह इस बयान में ही दर्ज है कि मैं चाहता था कि मेरा उसके माल पर कब्जा करने तक वो वहीं बैठा रहे टिक कर। मुझे नहीं मालूम था कि पुणे ट्रैंक्विलाइजर की गोलियां खाता था और उनका शराब के साथ कॉम्बिनेशन घातक हो सकता था। ये झूठ बोलता है, नमिता आवेश से बोली। सदा की गोलियों की बाबत इसे बराबर मालूम था।
सदा ने इसके सामने जेब से गोलियों की शीशी निकाली थी और उसमें से एक गोली खाई थी। इसने खास तौर से पूछा था कि वो कैसी गोलियां थी और सदा क्यों खाता था। सदा ने इसे साफ साफ बताया था कि विस्की छोड़ने की वजह से ये विड्रॉल सिम्टम्स बन गए थे, इसलिए उसे ये गोलियां खानी पड़ती थीं। यानी खुद सदा के बताए से मालूम था कि वो विस्की पीना छोड़ चुका था, शाह बोला। मैंने कुछ नहीं सुना था, मुझे याद नहीं कि वहाँ ऐसी भी कोई बात हुई थी। गोलियां खाने के बाद सदा ने शीशी मेज पर रख दी थी। इसने मेज पर से शीशी उठाकर उसका मुआयना किया और बोल कर उस पर दर्ज प्रिस्क्रिप्शंस को पढ़ा, तो जो कहती थी कि हर 4 घंटे बाद या जब ज़रूरत हो। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। वो शीशी याद दिलाएगी ना माय डियर। अगर उसे तुमने हैंडल किया था तो उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान होंगे, शाह बोला। थे, नगाकर दबे स्वर में बोला। हमारे फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि उस पर हतप्राण सदानंद पुणेकर की और एडवोकेट कपिल कोठारी की उंगलियों के निशान पाए गए थे। सो दिया, इससे कुछ साबित नहीं होता, कोठारी पूरी ढिठाई से बोला। हो सकता है मैंने बेध्यानी में मेज पर से शीशी उठा ली हो। मैंने शीशी को छुआ था, इससे क्या ये साबित हो गया कि उसमें से गोली निकालकर मैंने पुणेकर की विस्की में मिला दी थी या उसके हलक में धकेल दी थी? नहीं, लेकिन गन तान कर पुणेकर को विस्की पीने पर मजबूर करना विस्की उसके हलक में धकेलने के बराबर ही तो था। विस्की विस्की गोली नहीं, और विस्की की वजह अब स्थापित है। उस पर विस्की थोपने से पहले तुम्हें मालूम था कि वो ट्रंक्विलाइजर खाता था। एक गोली उसने इसके सामने खाई थी, नमिता बोली। तुम पुणेकर से पुराने वाकिफ थे, शाह ने कहा। उसके करीबी थे, जिगरी थे, इसलिए ये भी बराबर जानते थे कि वो अल्कोहलिक था। हर पढ़े लिखे शख्स को मालूम होता है कि ऐसी गोलियों का शराब के साथ कॉम्बिनेशन जानलेवा होता है। तुम तो पढ़े लिखों से भी 2 कदम आगे हो, वकील हो। पुणेकर भी कोई अनपढ़ तो नहीं था। कबूल, उसने गोली मर्जी से खाई क्योंकि वो उसकी ज़रूरत थी। अभी नमिता ने बोला नहीं कि शीशी पर क्या लिखा था? लिखा था SOS, हर 4 घंटे बाद या ज़रूरत हो। वो बीमार शख्स था, उसने गोली की ज़रूरत महसूस की इसलिए खा ली। लेकिन विस्की, वो तो तुमने उस पर थोपी जबरन, नतीजा जानते बुझते। और इस लिहाज से क्या बड़ी बात कि एक आध गोली तुमने उसकी विस्की में भी सरका दी। तुम्हारे पास वजह थी ऐसी हरकत की। तुम नहीं चाहते थे कि वो तुम्हारी बाबत अपनी बीवी से जुगलबंदी की बाबत अपना मुंह खोलता। इसलिए उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए तुमने वो फैंसी तरीका अख्तियार किया। उसकी जानकारी के बिना उसके ड्रिंक में वो गोलियां सरका दी। वो पीना छोड़ चुका था, उसकी बीवी गवाह है, उसका स्टॉक ब्रोकर दोस्त गवाह है कि वो पीना छोड़ चुका था, और इसी वजह से विड्रॉल सिम्टम्स से फाइट करने के लिए वो गोलियां लेता था। तुमने ऐसे शख्स को गन की नोक पर बेतहाशा विस्की पीने को मजबूर किया। माय डियर सर, मेरे कानूनी इल्म के मुताबिक एक कत्ल है, सिर्फ कत्ल है और कत्ल के सिवाय कुछ नहीं। ये झूठ है, बकवास है, झूठ और बकवास के पुलिंदे के सिवाय कुछ नहीं। अच्छा हाँ, अगर मैं पुणेकर की विस्की में गोलियां सरका सकता था तो नमिता भी तो सरका सकती थी। लेकिन शीशी पर इसकी उंगलियों के निशान तो नहीं थे, तो इसने पूछ दिए होंगे। फिर तो पुणेकर और तुम्हारे निशान भी पूछ जाते। शायद इसने शीशी ऐसे उठाई होगी कि उस पर निशान न बन पाए हों, या रुमाल से उठाई होगी। वेरी वेल सेड, लाइक अ गुड आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एन एबल लर्न। अब बराए मेहरबानी ये भी बता दो, अगर पुणेकर की विस्की में गोलियां इसने डाली तो उसके सर पर बोतल मारने की क्या ज़रूरत थी? गोलियों और शराब के कॉम्बिनेशन से जिस शख्स को मर जाना महज वक्त की बात था, उस पर जानलेवा वार करने का क्या मतलब? मैं कुछ नहीं जानता। तो जानो ना माय डियर, सब कुछ तो ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड तो कुछ भी नहीं है जिसे आप अपनी सहूलियत से सब भुलाए जा रहे हैं। जो ऑन रिकॉर्ड है और क्या है? वो तहरीर जो मरने वाले ने अपने खून से लिखकर पीछे छोड़ी। दिखाइए इसमें क्या दर्ज है। क्या दर्ज है? शाह बोला। इसमें तुम्हारा और नमिता दोनों का नाम दर्ज है। कैसे एक को बेगुनाह और दूसरे को गुनहगार साबित कर सकोगे? मेरे नाम के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह है। तो क्या हुआ? जो इस बात पर जोर देता है कि मरने वाले को ही इस बात से इत्तेफाक नहीं था कि उसका हमलावर मैं था। उसने ये बात इस तहरीर को पढ़ने वालों को मेरे नाम के आगे ये मार्क लगाकर जताई और आगे हकीकत जाहिर की। नमिता का नाम लिखा। अभी इसके आगे भी कुछ है
जिसका पहले इंस्पेक्टर साहब ने जिक्र नहीं किया था। थोड़े फासले के बाद को है और आगे कुछ और था जो मिट गया, शायद मेज़ पर पानी बहने की वजह से। क्या मिट गया? थामो मिट गया। पुणेकर ने जो लिखा था वो था कोठारी और विस्मय नमिता को थामो। दोनों पुलिस अधिकारी प्रभावित दिखाई देने लगे और फिर तस्वीर का मुआयना करने लगे। मिटा तो है कुछ, वहाँ से नहीं जहाँ से मिटा होने का ये दावा करता है, शाह ने रूखे स्वर में कहा। पानी ने कहीं से भी कुछ मिटाया हो सकता है, कोठारी ने जिद की। कबूल, लेकिन इतने मुकम्मल तरीके से नहीं कि जो मिटा उसकी परछाई तक पीछे ना बचे। ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? को के आगे से कुछ यूं मिटा कि उसकी परछाई तक पीछे ना बची। हाँ, तो फिर तुम्हें क्या पता क्या मिटा? तुम कोई नजूमी हो? मेरा कॉम्पिटेंट गैस कहता है कि थामो मिटा, पकड़ो नहीं, गिरफ्तार करो ये नहीं। वो मर रहा था, उससे इस हालत में छोटे से छोटी बात लिखने की उम्मीद की जाती थी, इसलिए थामो। हाँ, अगर छोटा ही लिखना था तो नमिता को थामो, लिखना ही क्यों ना काफ़ी समझा। तुम्हारा नाम लिखने की क्या ज़रूरत थी? जिंदा बचता तो बताता ना, शायद मुझे नाइंसाफ़ी से बचाना चाहता हो। अच्छा हाँ, जब मौत करीब होती है तो मरने वाले को ऐसी बातें आम सोचती हैं, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन की अहमियत है कि मरते वक्त कोई झूठ नहीं बोलता। कोठारी और नमिता के बीच में जितना फासला है, नमिता और को उससे कहीं ज़्यादा फासला है। ऐसा क्यों? ये सवाल बेमानी है। मरने वाला खुशखत नहीं लिख रहा था, सुलेख का अभ्यास नहीं कर रहा था, वो कुछ बात बताना चाह रहा था। क्या बताना चाह रहा था? पावटे ने कहा। अगर आप इजाज़त दें तो इस तहरीर की बाबत मैं अपना अंदाज़ा जाहिर करूं, शाह ने कहा। पहली बात तो ये कि कोठारी के बाद विस्मय सूचक चिन्ह नहीं, पूर्ण विराम है। मोटे तौर पर विस्मय सूचक चिन्ह में और पूर्ण विराम में एक बिंदी का फ़र्क होता है, जो पहले चिन्ह में होती है और दूसरे में नहीं होती। हाथ से लिखते वक्त पूर्ण विराम के नीचे बिंदी डॉट लगा दी जाए तो वही विस्मय सूचक चिन्ह बन जाता है। मैं बायफोकल्स लगाता हूँ, जिसकी वजह से रीडिंग में छोटे अक्षर मुझे बड़े दिखते हैं, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोठारी के आगे जो चिन्ह है वो विराम है। वो विस्मय सूचक चिन्ह इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके ऐन नीचे इत्तेफाक से धूल का एक बड़ा सा कण आ गया है, जो कि खून से लिखी तहरीर का हिस्सा नहीं। पुलिस वाले डॉक्यूमेंट्स की या मौका वारदात के इंस्पेक्शन के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास पास रखते हैं। आपके पास हो तो उसके ज़रिए तस्दीक कीजिए कि मैंने जो कहा सच कहा। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, हमें जो करना होगा हम बाद में देखेंगे। मेरी दूसरी बात उस कदरन ज़्यादा फासले की बाबत है जो कि नमिता और को के बीच में है। वो फासला ऐसे ही नहीं है, इसलिए है कि बीच से कुछ मिट गया है। मेरे फाजिल दोस्त ने, फेलो एडवोकेट ने, कोठारी ने तहरीर की जो अपनी इंटरप्रिटेशन जाहिर की है उसमें को मुकम्मल लफ्ज़ माना, जबकि मेरी नाचीज़ राय में को उस लफ्ज़ का सिरा है जिसका शुरुआती हिस्सा मेज पर बहे पानी की वजह से मिट गया। और मेरा दावा है कि लफ्ज़ नक्को है। नक्को? हाँ, मुंबईया ज़बान में मीनिंग नहीं, नो। लिहाजा पुणेकर ने मरने से पहले जो असल में लिखा वो था कोठारी, नमिता नक्को, यानी कि मुजरिम, विलन ऑफ द पीस कोठारी है, नमिता नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर पावटे ने मेज के दराज से मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला, उसकी मदद से तस्वीर का बारीक मुआयना किया। आखिरकार उसने तस्वीर पर से सर उठाया तो उसका इल्ज़ाम लगाती निगाह कोठारी पर पड़ी। बकवास, सब बकवास। शाह साहब अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ऐसी झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। कोठारी भड़क गया। बिल्कुल ठीक कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं हर वो काम कर सकता हूँ जिसमें मुझे अपने क्लाइंट की भलाई दिखाई देती हो। दिस इज़ माई जॉब, माई ड्यूटी। लेकिन इस बारे मैं कोई कहानी नहीं गढ़ रहा। इसलिए नहीं गढ़ रहा क्योंकि कहानी गढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। इस बार तो हकीकत सामने है। तुम्हारे खिलाफ एक आध बात हो तो चले, अब लेकिन तुम्हारे खिलाफ तो बातों की गठरी है। किस किस को झुठलाओगे कोठारी? सुनो और गिनो। तुम बीवी के यार हो, तुम वो शख्स हो जो सदानंद पुणेकर के कत्ल की एक कोशिश पहले भी कर चुका है। तुम वो शख्स हो जिसने कल रात उसका सारा नकद माल, 2.25 करोड़ से ज़्यादा रुपए लूट लिया।
तुम वो शख्स हो उस लूट को अंजाम देने से पहले जिसने गन दिखाकर शूट कर देने की धमकी देकर डी एडिक्शन के दौर से गुजरते विड्रॉल सिम्टम्स के लिए दवाई खाते पुणेकल को बेतहाशा विस्की पीने का आत्मघाती काम करने के लिए मजबूर किया। तुम तो वो शख्स हो जिसकी उंगलियों के निशान गोलियों की उस शीशी पर पाए गए जिसके शराब से कॉम्बिनेशन का नाम ही मौत था। और तो और तुम वो शख्स हो मरने वाले की डाइंग डिक्लेरेशन में बतौर कातिल जिसका नाम दर्ज है। और तुम वो शख्स हो जिसको फांसी के फंदे पर झूलता देखकर मुझे दिली खुशी होगी। ठहर जा साले। दांत किटकिटाता कुठारी तोप से छूटे गोले की तरह अपनी कुर्सी से निकलकर शाह पर झपटा। नगाकर उसके पीछे लपका। पावटे जोर से निरंतर घंटी बजाने लगा। 2 हवलदार दौड़ते हुए वहां पहुंचे। नगाकर ने उनके साथ मिलकर कोठारी को काबू में किया, लेकिन तब तक पगलाया हुआ कोठारी काफ़ी डैमेज कर चुका था। वयोवृद्ध वकील गुंजन शाह का चश्मा टूट गया था। उसकी एक आंख उस पर हुए प्रहार की वजह से काली पड़ने भी लगी थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। फिर भी वो बड़े संतोषपूर्ण भाव से हंस रहा था। जेंटलमैन, इस वहशी इंसान की इस हरकत से बड़ा सबूत इसके खिलाफ कोई और नहीं हो सकता। आई रेस्ट माई केस। तब तक कोठारी शांत हो चुका था। अब उसके चेहरे पर हार और पस्ती के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। नगाकर ने उसे वापस उसकी कुर्सी पर धकेल दिया। दोनों हवलदार मुस्तैदी से उसके दाएं बाएं खड़े हो गए। यू आर राइट नाउ? पावटे उसे घूरता हुआ बोला। यस यस आई एम सॉरी, कोठारी ने कहा। यू नीड नॉट बी माई डियर। चश्मा टूटने की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी सब ठीक है। अब क्या कहते हो? पावटे बोला। कोठारी खामोश रहा। मैं अपना ओरिजिनल गुनाह कबूल करता हूँ, कोठारी ने कहा। मैं कबूल करता हूँ कि सदानंद पुणेकर को ख़त्म करने की साजिश मैंने रची थी। उसकी हर डिटेल मैंने वर्कआउट की थी। ये औरत इतनी बेवकूफ़ है, इसे कुछ नहीं आता। इससे कोई उम्मीद करना बेवकूफ़ी थी, लेकिन साजिश के एक पहलू में इसका रोल था जिसमें इसकी शिरकत ज़रूरी थी। संबंध तोड़ लेने की धमकी देकर मैंने इसको उस शिरकत के लिए तैयार किया, ट्रेंड किया। जैसे तैसे 2 बार इसने अपने हिस्से का काम करके भी दिखाया, लेकिन हमारी बदकिस्मती या पुणेकर की खुशकिस्मती कामयाबी हाथ नहीं लगी। वो खामोश हो गया, कुछ क्षण कुछ नहीं बोला। मैं हर बात कबूल करता हूँ, लेकिन इस बात से पुरजोर इनकार करता हूँ कि मैंने पुणेकर का कत्ल किया या कत्ल का सामान किया। अब मुझे खून से हाथ रंगने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब मेरा लक्ष्य ये औरत नहीं थी, सिर्फ पैसा था, और पैसा कल रात खून से हाथ रंगे बिना भी मेरी पहुंच में था। इस सिलसिले में मेरी नेक नियति का सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैंने उसके शेयर हथियाने की कोशिश नहीं की। नाटकड़ी के ऑफिस में जिस सेफ में उसके यूरो मौजूद थे, वहाँ और भी काफ़ी पैसा था, लेकिन मैंने उसको हाथ लगाने की, उस पर नियत मैली करने की कोशिश नहीं की थी। मेरा इरादा पुणेकर के कत्ल का होता तो क्या मैं ऐसा बिहेव करता? मिशन सिर्फ पैसा हथियाना था। पहले से उसने नमिता की तरफ एक उड़ती निगाह डाली। हथियाना भी था, लेकिन बोर्ड पर पुणेकर के हाथों मेरा जो अंजाम होते होते बचा था, उसके बाद मेरा इश्क का बुखार उतर गया था। उसके बाद पैसा ही मेरा मिशन बाकी रह गया था। और इसकी क्या वजह था? घोड़े। क्या? मैं रेस का रसिया हूँ, घोड़ों पर दाव लगाए बिना नहीं रह सकता। लेकिन रेस कोर्स में तकदीर ने कभी साथ नहीं दिया। कर्जा लेकर रेस खेलता रहा और हारता रहा और बड़े पे बड़े दांव लगाता रहा। कर्जा कहाँ से मिलता था? अंडरवर्ल्ड से। पुणेकर की वजह से अंडरवर्ल्ड तक मेरी अच्छी पहुँच थी, और सदा की वजह से ही कोई कितनी भी बड़ी रकम देने से मुझे इनकार नहीं करता था। वो कर्जा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया था कि अदायगी के लिए मेरे पर दबाव बनने लगा। जान से मार दिए जाने की धमकियाँ मिलने लगी। मेरे पास एकमुश्त पैसा कहाँ से आता? या तो रेस कोर्स में मेरा जैकपॉट लगता, या किसी दूसरे के माल पर घात लगाता। ये मेरी शादी से पहले की वाकिफ़ थी। 1 साल पहले ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम दोनों फिर करीब आ गए। तब मुझे पता लगा कि इसकी प्रॉब्लम पुणेकर था और मेरी प्रॉब्लम का हल पुणेकर था। नतीजन उसके कत्ल की साजिश परवान चढ़ी, लेकिन वो हमारा भी बाप निकला। बाजी पलट दी। हाथ से निकलती बाजी की डोर कल रात फिर काबू में आई तो इस बार खोटी तकदीर ने वाट लगा दी, और नतीजा सामने है। पावटे ने सहमति में सह हिलाया। आप लोग मेरे पर जो भी इल्ज़ाम लगाएंगे मैं सर माथे लूँगा, लेकिन एक बात का मैं मरते दम तक विरोध करूँगा। मैं कातिल नहीं, मैंने पुणेकर को नहीं मारा।
मेरा उसको मारने का कोई इरादा नहीं था। होता तो उसे शूट करके इसे साथ लेकर वहाँ से निकलता। मुझे नहीं मालूम था कि जो गोलियाँ वो खाता था उसके साथ मिलकर विस्की ऐसा उत्पात मचा सकती थी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ पुणेकल को भी नहीं मालूम था। अगर पुणेकल को मालूम होता तो वह ऐसे गोलियाँ नहीं खाता और मेरी धमकी के बावजूद भी विस्की ना पीता। और कुछ नहीं। इन्हें पावटे हवलदारों से बोला, वापस लॉकअप में लेकर जाओ। दोनों हवलदारों के बीच चलता कोठारी वहाँ से चला गया। उस दौरान नमिता ने क्षण भर को भी उसकी तरफ आंख न उठाई। सागर से गहरा इश्क आखिर पानी का बुलबुला साबित हुआ। और मैडम को भी लॉकअप में पहुंचाओ, पावटे नगरकर से बोला। सहमति में सर हिलाता नगरकर उठकर खड़ा हुआ। नमिता ने बेचैनी से शाह की तरफ देखा। शाह ने आंखों से उसे आश्वासन दिया और आगे पावटे की तरफ देखा। अभी इनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। सॉरी हनी, शाह बोला और फिर वो भी उठकर खड़ा हुआ। आप बैठिए, आप सभी नहीं जा रहे हैं। और शाह वापस कुर्सी पर ढेर हुआ। बहुत बाद में मुलाकाती कक्ष में एडवोकेट गुंजन शाह की नमिता पुणेकर से फिर मुलाकात हुई। नमिता ने आशापूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखा। पुलिस वालों की ईगो आड़े आ रही है माय हनी चाइल्ड। अपनी चश्मा रहित आंखों को उल्लुओं की तरह झपकाता और अपनी तब तक काली पड़ चुकी आंख को सहलाता शाह बोला, तुम्हें होल्ड करके रखना उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। वो मीडिया को हिंट दे बैठे हुए हैं कि उन्होंने केस हल कर भी लिया है और मुजरिम को पकड़ लिया है। वो बात तो ठीक है, लेकिन कोठारी ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी जैसी हसीन तरीन मुजरिम की जगह कोठारी को पेश करने में उनकी हेटी होती है ना। उनका हिंट मेरी तरफ था, ये भी कोई पूछने की बात है। और कोठारी से डील किस लिए किया था? उसको इतनी छूट किस लिए दी थी? उसकी इतनी करतूतों को नज़रअंदाज किस लिए किया था? ओह, कुछ अरसा यहाँ रहने के लिए अपना दिल पक्का कर लो। उसके बाद भी उन्होंने तुम्हें ना छोड़ा तो मैं कोर्ट में जाऊँगा। ओके? आप कहते हैं तो ओके। आपने ये कह के, ये गलत बयानी करके कि मेरे छक्के क्यों छुड़ाए कि मैं कबूल करती हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के सर पर विस्की की बोतल मारी थी। तुम्हें वार्न तो किया था हाई टेंशन ड्रामा होगा, लेकिन ये तो नहीं बताया था कि क्या ड्रामा होगा। ये तो नहीं कहा था कि आप मेरे अपने वकील मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएंगे। ग्रैंड स्टैंड था गुंजन शाह का। वो तो अब मुझे मालूम है कि क्या था, लेकिन तब तो मेरे प्राण सुखा दिए थे आपने। वो आपके लिए मेरे मुंह से गाली तक निकलने लगी थी। मैंने निकलने कहाँ दी थी? राज क्या था आपके उस मूव का? मुझे घड़ी भर को भी विश्वास नहीं आया था कि पुणेकल का सर मेज़ से टकरा कर फटा था और उसी चोट ने उसके प्राण हर लिए थे। ऐसी चोटें लोगों को लगती ही रहती हैं, मर कोई नहीं जाता। भगवान ने इंसानी खोपड़ी बहुत मजबूत बनाई है, इसलिए सीरियस फ्रैक्चर हो तो भी चोट दिमाग तक पहुंचती है और तभी मौत का कारण बनती है। तुमने उसकी खोपड़ी में गहरा जख्म देखा था, लेकिन फ्रैक्चर नहीं देखा था। फ्रैक्चर भी हुआ होता तो जख्म के रास्ते भेजा बाहर निकल आता और एक बार होश खोने के बाद वो उठ के ना बैठ गया होता। लिहाजा मुझे यकीन था कि वो चोट, वो ज़ख्म पुणेकल की मौत की वजह नहीं था, लेकिन मरा तो वो था। कोई तो वजह थी ना मौत की। तब मुझे याद आया कि उसने ना सिर्फ बेतहाशा विस्की पी थी, थोड़ी सी वक्फे में गोलियां खाई थी। और उस बाबत मैंने एक पैथोलॉजिस्ट से बात की तो उसने मुझे बताया कि जो शख्स अल्कोहलिक हो उस पर वो कॉम्बिनेशन कहर ढा सकता था। तब मुझे लगभग यकीन हो गया था कि पुणेकल की जान उस कॉम्बिनेशन ने ही ली थी। उसकी मौत का उसके सिर की चोट से कोई रिश्ता नहीं था। भले ही उसने खोपड़ी मेज पर मारी हो या बकौल पुलिस तुमने खोपड़ी पर बोतल मारी हो। ओके, सो फॉर। नमिता ने सहमति में सर हिलाया। फिर पीछे एसीपी के ऑफिस में एसआई हजारे का जिक्र आया। मैं उस एसआई को जानता हूँ क्योंकि वो कोर्ट में अक्सर पेश होता रहता है। वो उस सरकारी मोर्ग में ड्यूटी करता है जहाँ के पोस्टमार्टम होते हैं। उसको वहाँ अर्जेंट पहुँचा सुनकर मेरे को यही सूझा कि वो पुणेकल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आया था। फिर इंस्पेक्टर नगरकर उससे मिलने ऑफिस से बाहर गया। वो वापस लौटा था तो उसके हाथ में थमे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के फॉर्म को मैंने फासले से ही पहचान लिया था। दूसरे वो गरजता बरसता तुम्हारे पर कातिल होने की तोहमत लगाता बाहर गया था और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ लौटा था तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। तो मैं इतने से समझ गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो दर्ज नहीं था जिसकी उसे अपेक्षा थी। ये कि सदा सर की चोट से मरा था। हाँ, तब दूसरी
ऑल्टरनेट वजह मेरे जहन में आई और मुझे बिल्कुल ही यकीन हो गया कि उसकी जान गोलियों के ऊपर बेतहाशा शराब पीने से गई थी। तब मैंने जैसे उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए वो स्टंट मारा कि तुम कबूल करती थीं कि तुमने उनके कहे मुताबिक अपने हस्बैंड पर बोतल से वार किया था, लेकिन साथ ही उल्टी पड़ जाने की सूरत में गुंजाइश भी रख ली थी कि आत्मरक्षा के लिए किया था। ओह, उन लोगों को वो बात भला क्यों कर कबूल होती जो बाजरिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट हकीकत से वाकिफ़ हो चुके थे। इसलिए उस कन्फेशन को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने से पहले सामने आया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आते ही उन्हें सूझ जाना था कि पुणेकर की मौत के लिए कोठारी जिम्मेदार था, जिसने कि गन दिखाकर पुणेकर को शराब पीने पर मजबूर किया था। और वो गोली और शराब के कॉम्बिनेशन की वजह से मर गया था। यानी कि तुम्हारे बोतल फिर सर पे मारने से वो नहीं मरा था, लेकिन अपनी ज़बानी बोतल मारी होना कबूल करके तुमने साबित कर दिया था कि जो असल में हुआ था उसमें तुम्हारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ कोठारी का वन मैन शो था। यानी तुम कत्ल के इल्ज़ाम से बरी। माय डियर, ये वो नतीजा था जो मैं अपने उस ग्रैंड स्टैंड से निकालना चाहता था और जो निकला। फ़ायदा पूछती हो? अरे कानून कातिल को अपने जुर्म का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देता। कोई औरत अपने हस्बैंड का कत्ल करके उसकी वारिस नहीं बन सकती, उसकी संपत्ति की दावेदार नहीं बन सकती। आई बात समझ में? ओह, कैसी विडंबना है। कोठारी ने जब सदा को मारने की कोशिश की तो मार ना सका, जब मारने की कोई कोशिश ही ना की तो वो मर गया। मुझे कोठारी की बात पर पूरा यकीन है कि सदा को विस्की पीने को मजबूर करते वक्त उसे कतई इम्कान नहीं था कि वो मर जाएगा। खुद मैंने सपने में ऐसा नहीं सोचा था कि सालों से बोतल के रियाजी सदा को तब विस्की पीने से कुछ हो जाने वाला है। तभी तो कहते हैं कि संसार विचित्रताओं का घर है। उसकी तरह मैंने भी सदा को बोतल नहीं मारी थी, लेकिन मेरे पर इल्ज़ाम आया। मैंने तो अपनी तरफ से उसे बचाने की हर चंद कोशिश की थी, लेकिन मुझे कातिल साबित करने में कसर ना छोड़ी गई। ये मेरी विडंबना है कि मैंने सदा को मारकर उसका माल कब्जाने की कोशिश की तो मेरा कुछ ना बिगड़ा। और अब जब मैंने उसकी जान बचाने की इतनी सिंसियर कोशिश की तो हवालात में बंद हूँ। जैसे मैं बेगुनाह हूँ वैसे कोठारी भी बेगुनाह है, लेकिन कैसे बचेगा? खुद मैं कैसे बचूंगी? मेरे पर भी तो इरादा कत्ल का इल्ज़ाम आएगा। तुम्हें पुलिस को अपनी खाल बचाने का ये कहकर मौका देना होगा कि भले ही नहीं मारी थी तुमने पुणेकर के सर में बोतल, लेकिन इरादा कत्ल का इल्ज़ाम तुम पर नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। मैं उसको आत्मरक्षा में किया गया वाह साबित करने में जान लड़ा दूंगा। इस बात से तुम्हें बड़ा फ़ायदा ये पहुंचेगा कि अब पुणेकर के खिलाफ तुम और कोठारी एक ही थैली के चट्टे बट्टे नहीं हो। अब तुम्हारे पास चार्ज अलग है और तुम्हारा केस अलग है और कोठारी का अलग। कोठारी ने आपा खोलकर एसीपी के ऑफिस में जो हरकत की, सबसे बड़ी हरकत मेरे पर हमला थी। मैं बड़ा वकील हूँ, फैनफेयर के साथ कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दूंगा। वही उसकी वाट लगाने में काफ़ी होगी। दूसरे जोश में उसने 2 पुलिस अधिकारियों के सामने, गवाहों के सामने ये कहा था, कबूल किया था कि पुणेकर को ख़त्म करने की साजिश उसने रची थी। उसने हर डिटेल को वर्कआउट किया था। और दूसरी गुड न्यूज़ तुम्हारे लिए ये है कि पुलिस अगर तुम्हारे खिलाफ कोठारी से डील कर सकती है तो कोठारी के खिलाफ तुमसे भी डील कर सकती है। वो उसे वादा माफ़ गवाह बनाने की पेशकश कर सकती है तो तुम्हें भी कर सकती है। मैं इस बारे में एसीपी पावटे से बात करूँगा, और अगर वो नहीं माना तो सीधा डीसीपी से बात करूँगा, और उसने भी नहीं सुनी तो जॉइंट कमिश्नर से बात करूँगा, नहीं तो होम मिनिस्टर से। बस कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें सज़ा नहीं होने दूँगा, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ, क्योंकि मेरी फ़ीस मारी जाएगी। ओह। एसीपी के ऑफिस में पावटे और नगरकर मौजूद थे। दोनों के सामने चाय के कप थे और दोनों के चेहरों पर गंभीरता थी। तौबा, मुजरिमों से पार पाना आसान है, लेकिन वकीलों से बिल्कुल भी नहीं। आपका इशारा गुन्नत शाह की तरफ है। कोठारी भी तो वकील है। वो तो उतना ही नालायक वकील साबित हुआ जितना कि नालायक मुजरिम। अपना आपा खो बैठा, खुद ही सब बक दिया और मुकर गया तो हर बात से तो नहीं मुकर पाएगा। रेस की लत से कैसे मुकरेगा? कर्जाई होने से नमिता पुणेकर की अपने खिलाफ गवाही को कैसे झुठलाएगा? नटकड़ी की गवाही को कैसे झुठलाएगा? लगता है अब हमें उस औरत से डील करना होगा। हाँ, हमारी मजबूरी है, वरना मुजरिम छूट जाएगा। वो तो शाही सब। मैं नमिता पुणेकर की नहीं, कोठारी की बात कर रहा हूँ।
बड़ी मछली फंसती दिखाई दे तो छोटी की कुर्बानी हम कर सकते हैं। तो छोटी मछली की तो चांदी हो जाएगी, उस पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद नहीं होगा, तो उसके तो दोनों हाथों में लड्डू होगा, सज़ा से भी बच जाएगी और अपने खाविंद के विरसे की भी दावेदार बन जाएगी। 2.25 करोड़ से ज़्यादा के यूरो, 60 लाख की फेस वैल्यू के शेयर, 50 लाख का जीवन बीमा और पता नहीं क्या क्या। सम पीपल हैव ऑल द लक इन द वर्ल्ड एंड मोर। कहते हैं जुर्म का कोई हासिल नहीं, क्राइम डज नॉट पे, क्राइम सीम्स टू हैव पेड हैंडसमली टू दिस वुमेन। क्राइम ने नहीं पे किया सर, देखा जाए तो क्राइम में नाकामी ने पे किया। अपनी असली नापाक कोशिशों से तो इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। हाँ, ये भी ठीक है। तभी फ़ोन की घंटी बजी। एसीपी ने कॉल रिसीव की। कुछ क्षण वो फ़ोन पर व्यस्त रहा, फिर रिसीवर वापस क्रेडर पर रखकर पावटे की ओर घूमा। जानते हो किसका फ़ोन था? किसका? मिसेस रोटालो का, उस गोवानी अम्मा का। क्या कहनी थी? सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। कहती है अभी 4 दिन पहले उसने सदानंद पुणेकर को अपने ही घर में चोरों की तरह घुसते हुए देखा। किस लिए? बीवी से मिलने के लिए। क्या? उस बीवी से मिलने के लिए जो उसे मालूम था कि उसके कत्ल की साजिश में शरीक थी? हाँ, और क्या खूब मिलने के लिए। कहती है कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था कि वो पुणेकर को ही कॉटेज में घुसते हुए देख रही थी, क्योंकि वो तो मर चुका बताया जाता था। इसलिए अपने सस्पेंस को दूर करने के लिए उसने थोड़ी ताक झांक की ज़रूरत की थी। वो चुपचाप उनके टेरेस पर पहुंची थी और शीशे से पार पर्दों के बीच बनी एक झिरी में से भीतर झांका था। कहती है दोनों ड्राइंग रूम के फर्श पर गुत्तम गुत्ता थे। ओह, यानी कि डॉक्टर देश पांडे ने उसकी बाबत गलत कहा कि वो नपुंसक था। नहीं नहीं, वो क्यों झूठ बोलेगा? तो फिर मिसेस रोटालो ने किसी और को देखा होगा। पुणेकर को ही देखा, क्योंकि अगले दिन तस्दीक के लिए वही तमाम नज़ारा उसने फिर किया और बार बार किया। उसकी उम्र की तनहा औरत को बार बार भी लग सकता है। वो जागी आंखों से सपना देखती है। अगर उसने सच में ऐसा कुछ देखा था तो अभी तक खामोश क्यों थी? सोचता था कि ऐसी बात रिपीट करना सकता था या नहीं करना सकता था। पावटे मिस्टर रोटालो के अंदाजे बयां का नकल करता हुआ बोला। वो नज़ारा करते वक्त ना सोचा कि वो किसी की प्राइवेसी पर हमला था। दोहराने का सवाल आया तो साला सोचता था। लगाकर वो पुणेकर को स्टडबुल बोली। तो नमिता की मूल शिकायत का तो वजूद ही ख़त्म हो गया। तो मैं सोचता हूँ कहीं उसका हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया, निष्ठावान पत्नी तो नहीं बन गई थी। वो सच ही तो नहीं बोल रही थी कि कल रात उसने अपने पति को बचाने की भरपूर कोशिश की थी, जिसके तहत उसने अपने पति के सर पर बोतल दे मारी थी। वो उस औरत का नहीं, उसके वकील का बयान था। वो शाह की कोई स्ट्रेटजी थी, अपने क्लाइंट पर उसने थोपी थी। नगाकर, आई वांट टू गिव दैट वुमेन अ ब्रेक। जी, हम एडवोकेट गुंजन शाह की उसको छुड़ाने की कोशिशों में रुकावट नहीं बनेंगे। तो बदले में हमें क्या मिलेगा? पावटे की आंखों के आगे परी चेहरा, शोला बदन, मुजस्सम हुस्न नमिता का चेहरा लहराया। देखेंगे? और वो अरमान भरे स्वर में बोला, देखेंगे। और इसी के साथ ये नावल समाप्त होता है। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में मुझे लेट हो गया था, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। कई बार कुछ काम आ जाते हैं तो नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये कि इस नावल का पहला पार्ट भी था मकड़ जाल, जो मुझे नहीं मालूम था, और मैंने देखा कि कहानी में कोई रुकावट नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने इसे पढ़ दिया था। कई लोगों ने मुझे ईमेल किया और मैसेजेस किए कि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा, सेकंड पढ़ा, तो ये मुझे मालूम नहीं था, तो इस वजह से ऐसा हो गया। और आगे भविष्य में मैं मकड़ जाल भी आपके लिए ज़रूर लाऊंगी। तो तब तक अपना ध्यान रखिए और जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।